हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली जो इंडियन रुपी है उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डेप्रिशिएट कर गई है। डेप्रिशिएट मतलब कि जो हमारा $1 है वो अब 90.25 रुपीज़ के इक्वल हो चुका है। मतलब जो रुपीज़ की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है, गिरती जा रही है, और डॉलर क्या होता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है। तो रुपीज़ ने ऑल टाइम लो, अभी तक आज तक कभी रुपीज़ की वैल्यू इतनी कम कम नहीं हुई एज़ कम्पेयर टू डॉलर। और हमने देखा पिछले कुछ सालों में ही जो रुपए है वो इतना डिवेल्यूएट होते गया है। 60 था, फिर 70 हुआ, फिर 80, फिर 90, अब ये 90 हो गया है। और मतलब जो रिपोर्ट्स आ रही है वो तो कह रही है कि 2027 के एंड तक रुपी जो है वो 120 क्रॉस कर जाएगा। सोच रहे हो, मतलब $1 खरीदने के लिए मुझे 120 रुपये देने पड़ेंगे। ये हो जाएगा, इतना इशू हो जाएगा। अब क्या इसके पीछे की रीजनिंग है, क्या इशू है, वो देखते हैं। सबसे पहली बात, जो रुपी है इतना गिर क्यों रहा है, इतना फॉल क्यों हो रहा है, क्या उसका रीज़न है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारा जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो डेफिशिएट हो रहा है, घाटा हो रहा है। मतलब हम लोग मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, हमारा इंपोर्ट कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट हम क्या कर रहे हैं, कम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं बाहर वाले देशों से कुछ बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं बाहर वाले देशों से कुछ बाय करूंगा तो ट्रेड किस में करूंगा, डॉलर में करूंगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाय कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा ज़्यादा डॉलर चाहिए रहेगा, तो मैं डॉलर की डिमांड क्या करूँगा, मेरी इंक्रीज करूँगा। और जैसे आपको पता है किसी चीज़ की डिमांड इंक्रीज होती जाती है तो अब उसकी क्या होगी, सप्लाई रिड्यूस होती जाती है। सेम चीज़ हो रही है, डॉलर की मेरे को डिमांड बहुत ज़्यादा है तो मेरा रुपया क्या होता जा रहा है, प्रपोर्शनली गिरता जा रहा है। सेकंड एंड फॉरमोस्ट थिंग कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफपीआई या एफडीआई, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, इंडिया से पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, कैपिटल का आउटफ्लो कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न है कि यूएस का फेडरल बैंक, जैसे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक का काम करती है इंडिया में, सेम यूएस के अंदर फेडरल बैंक है। तो वो फेडरल बैंक ने क्या करा है, अभी अपने जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई कर रखा है। मतलब अगर आप यूएस के अंदर इन्वेस्ट करोगे, यूएस की फेडरल बैंक में पैसा डालोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा, काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये इंडियन मार्केट में लगाने के बजाय कहाँ लगा रहे हैं, अब यूएस की फेडरल बैंक में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है रिटर्न यहाँ पे क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, और सिक्योर भी है। यूएस की इकोनॉमी एज कंपेयर टू इंडियन इकोनॉमी की क्या है, सिक्योर है अपना। ठीक है। और सेकेंडली, अब दूसरा क्या हो रहा है कि इंडिया और यूएस के में कंटिन्यूस ट्रेड वॉर चल रहा है। कभी ट्रम्प कहता है कि मैं इंडिया पे 25% टैरिफ लगाऊंगा, कभी 50% टैरिफ लगाऊंगा। तो जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या रहते हैं, थोड़े पैनिक रहते हैं कि अब क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स पे क्या होगा, क्योंकि यूएस के साथ हम क्या है, ट्रेड सरप्लस में है। क्या है, ट्रेड सरप्लस में है, किसके साथ, हम यूएस के साथ। मतलब यूएस के अंदर हम ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। तो अब अगर ये टैरिफ लग जाएगा तो उनके उससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा हमारे किसको होगा, हमारे एक्सपोर्टर्स को होगा, जो एक्सपोर्ट करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो वो भी एक इश्यू है। अब इससे होगा क्या, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो ये रुपीज़ है जो इतना ज़्यादा डिवेल्यूएट करके गया है कि $1 अगर मेरे को चाहिए तो मुझे 90 रुपये देने पड़ेंगे। इससे होगा क्या, एक सिंपल से एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लीजिए आज से 4 साल पहले 2017-18 में रुपए की वैल्यू 60 रुपीज़ थी। अब मुझे ऑस्ट्रेलिया से कुछ एक एप्पल मंगाना है, क्या मैं ऑस्ट्रेलिया से एक एप्पल मंगा रहा हूँ और उसकी कॉस्ट है ₹1। तो मुझे एक एप्पल चाहिए और उसकी कॉस्ट क्या है, $1 है, तो उसके लिए मुझे 60 रुपये ही देने पड़ रहे हैं। अब एप्पल अभी भी एक ही है, बट मेरा रुपया क्या हो गया, गिर गया है। अब मेरा रुपये की वैल्यू क्या हो गया, 80 रुपये। तो सेम उस एप्पल को खरीदने के लिए मुझे क्या देना पड़ रहा है, 80 रुपये देना पड़ रहा है। डॉलर भी सेम ही है, अभी ऑस्ट्रेलिया में जाके खरीदूंगा तो $1 का ही पड़ेगा, बट एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण क्या हो रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। आज के टाइम में वही सेम एक एप्पल खरीदने के लिए मुझे 90 रुपये देना पड़ रहा है। तो मेरा इससे क्या हो रहा है, इंपोर्ट बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है। और आपको पता है इंडिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चीज़ें क्या करता है, इंपोर्ट करता है। हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते क्या है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जिससे हम पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये हम ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अब
हो क्या रहा है, अगर मेरा रुपीस इसी तरह गिरता रहेगा तो इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, मतलब पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो उसका सीधा असर पड़ेगा किस पे, ट्रांसपोर्ट पे, क्योंकि पता है आपको कि जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो किससे, मेनली किससे होता है, हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन से होता है या रेल ट्रांसपोर्टेशन से होता है। अभी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन तो हुआ नहीं है, तो हमारी इकोनॉमी है वो मेनली किस पे डिपेंडेंट है, पेट्रोल और डीजल पे। पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ, उससे डायरेक्टली हमारा ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया। अगर मेरा ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है तो जो मेरे को पर्टिकुलर चीज़ें मिल रही हैं, जो रिटेल लेवल पे मेरे को चीज़ें मिल रही है वो महंगी हो जाएंगी, चाहे वो मेरे वेजिटेबल्स हो, एग्रीकल्चर, क्या मेरे रिटेल आइटम्स हो, सब कुछ ट्रांसपोर्ट होता है। बनता तो ऐसा तो नहीं कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर कुछ बनता है, इतना मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट होगा। पेट्रोल डीजल की कॉस्ट बढ़ने के कारण मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बन जाएगी, जिससे मेरी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी। साथ ही साथ हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स करते हैं, फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ जाएगी मेरे, ठीक है। इंडिया के ऊपर अगर फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो किसानों को बहुत दिक्कत होगा, किसान फर्टिलाइजर खरीद नहीं पाएंगे, तो इंडिया को क्या क्या जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको क्या देनी पड़ेगी, सब्सिडीज देनी पड़ेगी। अब सब्सिडीज देगी गवर्नमेंट तो फिर एजुकेशन में पैसा कहाँ लगाएगी, कैसे लगाएगी, हेल्थ में पैसा कैसे लगाएगी, तो पूरा एक क्या बन गया, ये साइकिल बन चुका है जिसके अंदर अपन क्या चुके हैं, फंस चुके हैं। साथ ही साथ आपको पता है हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है, जो दवाइयाँ हैं, वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। बहुत सारा आइटम जो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स है, लाइक सेमीकंडक्टर, हम इंपोर्ट करते हैं वियतनाम से, ताइवान से, चाइना से, वो सब क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो ये जो इन्फ्लेशन हो रहा है इसको एक अलग टर्म दी जाती है, इसको बोलते हैं, जो ये इन्फ्लेशन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, ये इम्पोर्ट लिंक इन्फ्लेशन है। क्या है ये, इम्पोर्ट लिंक इन्फ्लेशन है। ये नॉर्मल इन्फ्लेशन नहीं होता। ये क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट। इंपोर्ट महंगे हो रहे हैं इसलिए देश में क्या देखने को मिल रहा है, मेरे को इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बाकी लोगों के आर्गुमेंट होते हैं कि सर एक्सपोर्टर को तो फायदा होगा ना इससे, क्योंकि अब अगर हमारा रुपीस 90 हो रहा है और $1 के बराबर है, तो जो एक्सपोर्टर भाई है उसको तो अब क्या ज्यादा पैसा मिल रहा है। कैसे ज्यादा मिल रहा है कि अब मान लो मुझे सेम एप्पल बेचना था, अब मैं सेम एप्पल बेच रहा हूँ, कहाँ बेच रहा हूँ मैं अपना एप्पल बेच रहा हूँ मान लो इसराइल में, इसराइल में मैं अपना सेम एप्पल बेच रहा हूँ। तो पहले इसराइल वाले भाई को 80 रुपये में देना पड़ता था मेरे को, है ना। अब उसको क्या देना पड़ रहा है, मुझे 90 रुपये देना पड़ रहा है। तो मेरा तो सर बेनिफिट हो रहा है, एक्सपोर्ट का तो बेनिफिट हो रहा है। बट बच्चों इशू ये है कि जो हम मैक्सिमम आइटम जो क्या कर रहे हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास मैक्सिमम जो चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। हम बहुत ही ऐसी कम चीज़ें क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। तो मैक्सिमम आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट आप खुद सोचें ना, हम ऐसा क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी सब फिनिश गुड ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। तो एक्सपोर्ट के अंदर हमारा हद से किस में बेनिफिट होता है, हमें टेक्सटाइल सेक्टर को बेनिफिट होता है, आईटी के अंदर सर्विस सेक्टर को बेनिफिट होता है, सब फार्मा सेक्टर को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है, और जेम्स एंड ज्वेलरी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिलर है इंडिया का, इनको बेनिफिट होता है। बट ये बहुत कम अमाउंट है एज कंपेयर टू, अब अगर मैं चाइना से कंपेयर करूं, अगर मैं बात करूं किसकी, मेरी चाइना की कंपेयर करूं, तो जो चाइना है वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। क्या इंडिया के पास है, अगर मैं चाइना ही कंपेयर करूं तो इंडिया के पास सिर्फ 100 चीज़ें ही जो वो एक्सपोर्ट कर पा रहा है। वहीं ऑन द सेम ग्राउंड चाइना 1000 चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पा रहा है। तो उसको उसकी मार्केट में अगर उसकी जो करेंसी है जैसे युआन, वो वैल्यू गिर रही है तो उनको बेनिफिट हो रहा है, बट हमको उससे बेनिफिट नहीं हो रहा ना। हम अभी क्या है, रेडी ही नहीं है, हमारा मार्केट क्या है, रेडी ही नहीं है, हम इतना कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे। तो ये जो डॉलर गिर रहा है इससे देश में होगा क्या, महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगा। चांसेस ये देखने को मिल सकता है कि आपको डॉलर, और क्या आपको चांसेस ये देखने को मिल सकता है कि जो हमारे पेट्रोल एंड डीजल है इसका प्राइस बढ़ने को देखने को मिल सकता है, कि अभी आगामी दिनों में हमारा क्या हो सकता है, पेट्रोल और डीजल का प्राइस इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं, या मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से आपका ये डाटा निकाला है, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली मैं 2024 से 25 की बात करूँ तो जो इंडिया का ट्रेड डेफिशिएट है, राष्ट्रकोषीय घाटा है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। मतलब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर। देखिए ना, ये हमारा इंपोर्ट है, ये हमारा एक्सपोर्ट है, ये कितना ज़्यादा है और ये कितना कम है। फिर यहीं देखिए
ये हमारा कितना ज़्यादा इंपोर्ट है और ये हमारा कितना सा एक्सपोर्ट है। तो मिसमैच बहुत ज़्यादा है, हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया जो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हमारे देश से क्या करते जा रहे हैं, पैसा निकालते जा रहे हैं और अलग अलग कंट्रीज में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे इनको बेटर इंटरेस्ट रेट्स मिल सके। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए आरबीआई कुछ तो करेगा, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। तो आरबीआई क्या करेगा, आपने सुना होगा कि आरबीआई का खुद का क्या होता है, एक फॉरेक्स रिजर्व होता है। क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व होता है। तो आरबीआई अपना क्या करेगा, डॉलर को, फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है कि आरबीआई का खुद का एक तिजोरी है जिसमें क्या पड़ा हुआ है, फॉरेन करेंसी पड़ी हुई है, गोल्ड पड़ा हुआ है। तो आरबीआई अगर डॉलर इतना ज्यादा अपना रुपया इतना ज्यादा गिर रहा है और डॉलर इतना मजबूत हो रहा है, तो मार्केट में डॉलर की सप्लाई कर देगा कि लो भाई डॉलर कम है ना, इस दिक्कत क्या आ रही है इंपोर्टर्स को कि डॉलर कम है उनके पास, लो हम आरबीआई डॉलर सेल्ड करता है, सोल्ड करता है पूरा का पूरा। तो आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व से, अपनी तिजोरी से क्या देगा, डॉलर मार्केट में छोड़ देगा। बट ये भी अच्छी चीज नहीं है, क्यों, क्योंकि हो सकता है ये फॉरेक्स रिजर्व बनाया क्यों गया था, एक्सक्यूज मी, ये फॉरेक्स रिजर्व बनाया क्यों गया था, ताकि जो इमरजेंसी सिचुएशन है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसमें हमारी हेल्प हो सके। बट अब क्या हो रहा है कि हाँ भाई हमने डॉलर्स को एज अ पैनिक सिचुएशन में क्या कर दिया, मार्केट में फ्लो करा दिया। हो सकता है कुछ टाइम बाद और अपने आप डॉलर क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। बट आरबीआई ने तो अपना फॉरेक्स रिजर्व क्या कर दिया, खाली कर दिया ना। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे सकता है, लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट नहीं देगा। ठीक है, साथ ही साथ आरबीआई और क्या कर सकती है, जो एनआरआईज हैं, जो ऐसे भारतीय जो विदेश में काम कर रहे हो, यहाँ पे पैसा बेचते हैं, अब वो विदेश में काम कर रहे हो, जाहिर सी बात है विदेशी करेंसी में पैसा लेंगे, वो उनकी जो सैलरी आएगी और वो कहाँ भेजेंगे, इंडिया भेजेंगे। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए हम अच्छी अच्छी क्या ले सकते हैं, स्कीम्स लेके आ सकते हैं, इंटरेस्ट लेके आ सकते हैं कि भाई जो हमारे एनआरआई भाई है, अगर आप विदेश में काम कर रहे हैं तो आप इंडिया में है ना पैसा भेजिए, अपनी फॉरेन करेंसी भेजिए, तो हम आपको बेटर इंटरेस्ट देंगे। एक्सक्यूज मी, सॉरी। सो ये कर सकता है। दूसरी बात आरबीआई और क्या कर सकता है, जो ईएसबी रोल है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो इंडियन कंपनीज है वो फॉरेन से पैसा बाय करती हैं, तो उनके लिए हम उनके नॉर्म्स, उनके लिए रूल्स क्या करते हैं, इजी कर दें, वो और इजीली फॉरेन करेंसी से क्या करते हैं, पैसा बाय कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हेजिंग मेजर्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कोई इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है, लाइक ओएनजीसी है, वो डील कर रहा है किससे, यूएसए से डील कर रहा है, डॉलर में कुछ इंपोर्ट कर रहा है, क्रूड ऑयल के रिगार्डिंग कोई डील चल रही है। तो ये बोलते हैं कि देखो साहब, कल हो सकता है डॉलर और बढ़ जाए, आज हम एक डॉलर के प्राइस को फ्रीज कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं अपन, है ना, हमारा डॉलर के प्राइस को हम फिक्स कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं। उससे होगा क्या, उससे होगा ये स्टूडेंट्स कि हमने आज डॉलर के प्राइस को लाइक दिसंबर के अंदर हमने फिक्स कर दिया, फ्रीज कर दिया, तो फ्यूचर के अंदर भले डॉलर प्राइस इंक्रीज भी हो जाए, हम तो ट्रेड उसी अकॉर्डिंग करेंगे जिस रेट में हमने उसको फिक्स किया था। तो उसको हम कहते हैं हेजिंग मेजर्स। हेजिंग मेजर्स सिंपली क्या होता है कि आज एक इंडियन कंपनी है और एक यूएस की कंपनी है, उन्होंने आज एक करेंसी को फ्रीज कर लिया कि आज जो रेट है उसी के अकॉर्डिंग अपन ट्रेड करेंगे आने वाले 10 सालों के लिए। ठीक है, तो ये हेजिंग जो नॉर्म्स है, हेजिंग मेजर्स है, उसको अपना सकते हैं। ठीक है, याद रखना, मैं अगर आपसे पूछूं कि आरबीआई कब इंटरवेंशन करेगा, किस वैल्यू पे इंटरवेंशन करेगा, कि आरबीआई 90 के बाद इंटरवेंशन करेगा, 95 के बाद करेगा, 100 के बाद करेगा, आरबीआई ने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना रखा कि भाई 100 हो जाएगा तब हम आएंगे, या 95 हो जाएगा तब आएंगे, या 120 हो जाएगा तब आ जाएगा। कोई आरबीआई ने सेट गाइडलाइन नहीं दी है, आरबीआई ने कोई स्पेसिफिक रूल नहीं बताया। सिर्फ वो जब उसको वॉलंटरी लगता है कि अब क्या हो रहा है, रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा गिरती जा रही है और डॉलर काफी मजबूत हो जा रहा है, तो वो अपना इंटरवेंशन कर सकता है। तो जस्ट बेसिक रिवीजन कर लेते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे क्या इशू होगा, इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट बहुत बढ़ेगा, महंगाई हो जाएगी देश में, क्योंकि पेट्रोल डीजल इनके दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने के कारण ओवरऑल मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा चीजों का। ठीक है, आपको पता है इंडिया का क्या है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, क्या है इंडिया एक हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो फिर इंडिया का भी Q2 का रिजल्ट में भी इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, इंडिया की जीडीपी काफी अच्छे से इंक्रीज कर रहा है। तो ये इन्फ्लेशन के चक्कर में
ऐसा ना हो कि हमारी जो ग्रोथ रेट है उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ जाए। अब जैसा हमने देखा कि फर्टिलाइजर्स ये सब एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो इंडिया को फार्मर्स को और ज़्यादा सब्सिडीज देनी पड़ेगी। अगर मैंने फार्मर्स को सब्सिडीज दी तो मैं बाकी जगह इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे डिफेंस में पैसा लगा पाऊंगा, मैं कैसे एजुकेशन में पैसा लगा पाऊंगा, कैसे मैं हेल्थ में पैसा लगा पाऊंगा, ठीक है। और करंट अकाउंट डेफिसिट अगर इतना होता रहा तो क्या हो जाएगा, मेरे जो इम्पोर्टर जो मेरे इम्पोर्ट है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होते जाएंगे और मेरा एक्सपोर्ट क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। और इंडिया की जो सोवरिन रेटिंग्स होती है, आपने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनी लाइक जेपी मॉर्गन, ये लोग कंट्रीज को रेटिंग देती है कि कौन सी कंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है और आपको अच्छा रिटर्न देगी। तो इंडिया की खुद की जो रेटिंग है वो क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कैसे रुपए के कम होने से इंडियन इकोनॉमी में क्या पड़ रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। कैसे इन्फ्लेशन हो रहा है, क्या फ्यूल कॉस्ट है, क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।